लोग आजकल बिग बॉस के पीछे इतना पागल क्यों हो गए हैं? लड़ाई झगड़े होते हैं भाई, तुच्छे स्तर की गॉसिप। एक तो आप लोग भोले बहुत हो। आपको क्या लग रहा है सिर्फ बिग बॉस में पैसे देके जाया जाता है? आपको ऐसा लग रहा है क्या कि सिर्फ बिग बॉस में जाते हैं पैसा देके? कि ज्यादातर जिनको आप बड़े पॉडकास्टर्स वगैरह बोलते हो वो सिर्फ पैसा लेकर के काम करते हैं। ठीक वैसे जैसे मैं उस दिन कह रहा था कि बाबा जी के यहाँ आप देख लेते हो कि कोई आ गया है, वो आ थोड़ी गया है, उसको भेजा गया है या तो लालच देके या डर दिखा करके। अगर आपको न्यूज में भी जाना है या तो पॉलिटिकल एंगल होगा, पॉलिटिकल प्रेशर होगा, नहीं तो पैसा होगा। पर आज ऑडियंस के लिए हर चीज बस हंसने का एक बहाना है, क्योंकि हमारा दिल हर समय रो रहा है। लेकिन इससे ज्यादा खतरनाक आदमी वो है जिसको आप हर समय व्यर्थ हंसता देखें। बहुत सावधान रहिएगा ऐसे लोगों से। नमस्ते सर। लोग आजकल बिग बॉस के पीछे इतना पागल क्यों हो गए हैं? और आजकल किसके पीछे? हम बिग बॉस, और आजकल हर एक स्टेट के हर एक भाषा में लगभग बिग बॉस आ रहा है, तो इसका कारण क्या है? सब कुछ तो हमारा दूसरों से ही आता है ना, तो दूसरों की फिर जिंदगी में झांकने का ही बहुत मन करता है। मान लीजिए, बैठिए, मान लीजिए आपकी हालत ऐसी है कि आपके घर में सारा दाना पानी दूसरों के घरों से आता हो, और आपके घर पर जो हमले होते हैं वो भी दूसरों के यहां से ही होते हो, तो आपको फिर अपने घर में ज्यादा रुचि रहेगी या दूसरे के घर में? क्योंकि दूसरों के घरों में जो हो रहा है वही सीधे सीधे आपकी तकदीर बनने जा रहा है। आपका अपना तो कुछ है ही नहीं। आपके साथ अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो वो भी दूसरों की कृपा से, आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है तो वो भी दूसरों की वजह से। आपको खुशी भी आ रही है तो दूसरों की वजह से, आपको दुख भी आ रहा है तो दूसरों के यहां से। क्योंकि हमारे पास कुछ अपना नहीं है मौलिक, तो इसलिए हमें दूसरों की जिंदगी में बहुत रुचि रहती है। ये बिग बॉस की बात हो रही है, समझ में आ रही है ना बात? झांकना, वोयरिज्म, वहां क्या चल रहा है। भले ही हमें पता है कि वहां जो चल रहा है वो सब कुछ हमें मनोरंजन देने के लिए और हमें बेवकूफ बनाने के लिए पहले से ही तयशुदा है। भले ही हमें सब पता है कि सब प्री स्क्रिप्टेड है, तो भी अच्छा लगता है कि जैसे हमने किसी की जिंदगी में जाके झांक लिया। लगभग वैसे जैसे कि कोई साधारण सा भी वीडियो है लेकिन उसके ऊपर ये लिख दिया गया हो कि ये स्टिंग ऑपरेशन है। अब एमएमएस वैसे तो एक टेक्निकल शब्द होता है, पर वो एक्सपोजर का समानार्थी बन गया है। कहीं कुछ हो रहा था और जाके हमने खुफिया रिकॉर्डिंग कर ली है, तो बड़ा मजा आता है ना देखने में। चल क्या रहा है वहां, चल क्या रहा है। सोचने की बात है कि हमें क्यों इतनी रुचि है कि कहां चल क्या रहा है, क्योंकि वहां जो चल रहा है वो हम पे बहुत असर डालता है। हमारी ऐसी बेचारगी की हालत है कि हमारे पास हमारा अपना कुछ है ही नहीं, तो दूसरों की जिंदगी में ताकाझाकी करने के अलावा हमारे पास कोई विकल्प ही नहीं है। जिसके पास अपना कुछ हो वो अपने में मगन रहे, वो दूसरों की अगर देखे भी तो करुणा की दृष्टि से, दूसरों को मदद देने की दृष्टि से देखे। हमारे पास अपना कुछ भी नहीं है, हम पूरी तरह दूसरों पर आश्रित है ना। बादल तो इतना ऊपर है, हमें क्यों बादलों का, मौसमों का हाल बताया जाता है कि इतनी ह्यूमिडिटी रहेगी, इतना प्रेसिपिटेशन रहेगा, इतना तापमान रहेगा? क्यों बताया जाता है? क्योंकि हमारे ऊपर उसका असर पड़ता है। ठीक इसी तरह हमारे ऊपर हर उस चीज का असर पड़ने लगा है दुर्भाग्यवश जो कहीं और हो रही है। यह बहुत लाचारगी का विषय है। हरी बात समझ में? आप प्रेम कैसे करते हो यह भी तो दूसरे तय करते हैं। आप नफरत कैसे करते हो यह तक दूसरे तय करते हैं। अभी दिल्ली के एक स्कूल में दो लड़कों को बर्खास्त करा गया क्योंकि वो अपनी जिप खोल करके अपना गुप्तांग घुमा के खोल के घूम रहे थे। घूम नहीं रहे थे, लड़ रहे थे आपस में। लड़ते समय उन्होंने ये कर दिया था।
वैसे तो लड़ रहे थे, लड़ते लड़ते दोनों ने अपनी जिप खोल दी। हमारी नफरत भी दूसरों से आती है। नफरत कैसे करनी है ये भी हम दूसरों से सीखते हैं। कुछ लोगों को समझ में आ गया। वो एक फिल्म आई थी एनिमल, उसमें एक किरदार लड़ते लड़ते अपनी जिप खोल देता है अंत में। लड़कों ने देखा, उन्होंने भी सीख लिया कि जब आपस में लड़ाई करो तो अपनी जिप खोल दो। वो एक कदम और आगे निकल गए, उन्होंने जिप खोल करके दोनों कुछ दिन के लिए बर्खास्त हुए स्कूल से। हम नफरत करना भी दूसरों से सीखते हैं। हमें यह तक नहीं पता कि नफरत क्या चीज होती है। हमारी नफरत भी दिली, मौलिक, हार्दिक नहीं है। हमारा प्यार भी। प्यार कैसे करना है दूसरे ही तो सिखाते हैं। ऋषिकेश वगैरह चले जाओ, वहां पे ये चल रहा होता है, प्री मैरिटल, क्या बोलते हैं उसको, प्री वेडिंग, प्री वेडिंग फोटोशूट, जिसमें प्री मैरिटल सेक्स होता है। हाँ, ये ठीक है। देखो मेरा दिमाग तो है वैसा ही। तुम्हें प्री वेडिंग याद आता है, मुझे प्री मैरिटल। उसमें एक एक जो अदा होती है और परिधान होता है, आप बता सकते हो कहां से आ रहा है? किस फिल्म का कौन सा दृश्य यहां पर अभिनीत किया जा रहा है, आप बता सकते हो। हमारा प्यार भी दूसरों से आता है। आप में से जो लोग मेरी पीढ़ी के हों और अपने पिता, चाचा, मामा वगैरह की, उनकी जवानी की तस्वीरें देखेंगे तो आप पाएंगे बेल बॉटम्स, आप पाएंगे ये लंबे साइड बर्न्स, आप पाएंगे चिपकी हुई शर्टें जिनके ऊपर की 3 बटन खोल के रखी जाती थी। उनको ही नहीं, आप अगर पुराने खिलाड़ियों को भी देखेंगे, मान लीजिए क्रिकेटर्स को, आप देखिए कि इमरान खान बॉलिंग करने चले आ रहे हैं और इमरान खान की शर्ट चिपकी हुई है और बाल ऐसे हवा में उड़ रहे हैं, भीतर बनियान जैसा कुछ भी नहीं है। खैर क्रिकेटर्स के तो होता भी नहीं, पर आम आदमी भी नहीं करता था, क्योंकि कैसे जीना है, आकर्षक भी होने का अर्थ क्या है, आजादी का क्या मतलब है, ये तक हम दूसरों से उठा लेते हैं। हमारा अपना कुछ नहीं है, हम एक मशीन की तरह हैं, हम एक जानवर हैं जिसको बस ट्रेनिंग दी जाती है, जिसको वास्तव में ज्ञान नहीं दिया जा सकता। तो इसलिए हमको बहुत ज्यादा मजा आता है दूसरों के घर में की होल वयोरिज्म, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, फिर उसका धंधा बन जाता है, उसे टीआरपी आने लग जाती है। कहीं पर संगत जुटी हो और 2 लोगों को आप मुंह में मुंह डाल के बात करते देखें तो सिर्फ यही गॉसिप चल रही होगी। वो पड़ोस की रीना है ना, उसका 56 दुबे के बिल्लू से चल रहा है। लगी हुई हैं 2 महिलाएं मुंह में मुंह डाल के यही करने में कि किसके घर में क्या चल रहा है। पुरुष भी, उनकी अलग तरह की होती है, उनका भी वोरिज्म होता है। मान लो दफ्तर में होंगे तो कहेंगे किस डिपार्टमेंट में क्या चल रहा है, वो बॉस है ना, उसका अपनी सेक्रेटरी से अफेयर है। वो है ना, उसको प्रमोशन मिल जाएगा, बूट लिकिंग बहुत करता है। अपनी बात कौन कर रहा है? कोई कर रहा है अपनी बात? अपना कुछ है ही नहीं बात करने के लिए। आई डोंट एग्जिस्ट, आई एम जस्ट अ कार्डबोर्ड बॉक्स स्टफ्ड, जिसमें जो है कहां से है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपके पास वो सब कुछ ना हो जो दूसरों से आया है, तो आपके पास क्या है बोलिए। आप ये जवाब दे पाएंगे तो बिग बॉस भी समझ जाएंगे कि क्यों सफल है। आपके पास वो सब ना हो जो आपको दूसरों से मिला है, तो आपके पास क्या है? अध्यात्म कहता है, गीता कहती है, जो पूरे तरह से अपना है, जो कभी आपसे छिन नहीं सकता, उसी का नाम सत्य है, उसी को आत्मा कहते हैं। वो हमारे पास है नहीं। हमारा सब उधार का है, बल्कि चोरी का है। इसलिए हम गुलाम हैं, झांकना पड़ता है बहुत ज्यादा। भली भांति जानते हो, वहां पे एक गई है एक्ट्रेस, वहां पे ऐसे ही है कोई छोटा मोटा एक्टर, ये दोनों वहां ब्याह कर लेंगे, ब्याह करके 2 महीने बाद डाइवोर्स कर लेंगे। आपको पता है ये सब नाटक है, नौटंकी है, फिर भी रस आता है। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है। सब पता है नौटंकी है, पर हमारी भी तो पूरी जिंदगी नौटंकी ही है ना।
तो उम्मीद भी कैसे करें सच्चाई की? जैसे हम नौटंकी वैसी वो नौटंकी, नौटंकी नौटंकी को देख करके खुश हो रहा है। हमारे पास असली क्या है बताओ तो? बिग बॉस अगर ड्रामा है तो हमारी जिंदगी ड्रामे से कुछ अलग है क्या? किसकी जिंदगी में मैं पूछ रहा हूं? दिल ही कुछ है जिसको तुम दिल बोलते हो, दिल भी उधार का है। हम सब हार्ट ट्रांसप्लांट केसेस हैं, दिल भी बाहर से लगा दिया। दिल धड़कना कब है यह भी हमें दूसरों ने सिखाया है ना। आप कहीं जाएं कुछ खरीदने के लिए और वहां विंडो में ऐसे जूता रखा हुआ है, जूता ऐसे है आपके सामने, बस जूता दिख रहा है, हो सकता है दिल ना धड़के। तभी आप थोड़ा ऐसे घूम के देखें और जूते के पीछे कोई बड़े से इंटरनेशनल ब्रांड का लोगो लगाओ, दिल ऐसे धड़केगा धुक 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 धुक। तो दिल को धड़कना कब और कैसे है यह भी हमें दूसरों ने सिखाया। जूते ने दिल नहीं धड़काया, ब्रांड ने दिल धड़काया। बिग बॉस समझ में आ रहा है? दूसरे हैं, यहां क्या चल रहा है, यहां क्या चल रहा है, उसका क्या हो रहा है। और जैसे वो सब दूसरे हैं, वो बंधक भी हैं और गुलाम भी हैं और मजबूर भी हैं और साथ ही साथ सेलिब्रिटी भी हैं। वैसे ही एब्सर्डिटी हमारी जिंदगी में, बंद कर दिया गया है एक घर में, बाहर नहीं आ सकते, गुलामी है कि नहीं? लेकिन फैंडम मिल रही है, पैसे भी मिल रहे हैं, लालच है कि नहीं? वही जिंदगी हमारी भी है। जैसे वहां कौन अंदर रुकेगा कौन बाहर जाएगा इसका फैसला वो खुद नहीं करते, दुनिया करती है, वैसे ही हमारी भी किस्मत का फैसला दुनिया करती है। अभी यही होता है ना उसमें। अब वोटिंग होती है कि नहीं होती है? पहले होती थी। तो जैसे वहां उनके हाथ में कुछ नहीं, दुनिया तय करती है हमें कौन पसंद है, हमें कौन नहीं पसंद है, वैसे ही हमारी भी किस्मत का फैसला दुनिया ही करती है। आप सच धज के बाहर निकलते हो, कोई आपको तारीफ की नजर से ना देखे, कितना बुरा लग जाता है। आपकी सेल्फ वर्थ क्या है इसका फैसला दुनिया कर देती है। आपने बहुत मेहनत करी अपने ऊपर, बहुत पैसे खर्च किए अपने कपड़ों पर, आप बाहर निकले किसी ने तारीफ नहीं करी, सारा मूड ऑफ हो जाता है कि नहीं? या आप कहते हो कि मैं जो हूं मुझे नाज है उस पर, जैसे आज गा रहे थे, कृतकृत्य हूं आनंद हूं, मैं अपने होने से प्रफुल्लित हूं। ऐसा कभी होता है? नहीं। हमें खुशी भी तब मिलती है जब कोई दूसरा कहता है तुम बढ़िया हो। वैसे वहां भी होता है कि लोगों की किस्मतों का फैसला दूसरे कर रहे हैं, तो हमें वहां पर एक रेजोनेंस मिलती है। जैसे हमारी जिंदगी गुलामी की है वैसे इनकी जिंदगी गुलामी की है, विवशता की है, इनकी किस्मत भी इनके हाथ में नहीं है। और क्या होता है वहां पर? अरे बता दो। लड़ाई झगड़े होते हैं भाई, तुच्छे स्तर की गॉसिप। एक पॉइंट है जो गूगल इनसाइट कहता है, ऑडियंस इनसाइट, IMDb जो रेटिंग देता है वो कहता है, एंड आई कोट, व्यूअर्स फाइंड दिस सो एजुकेशनल एंड एंटरटेनिंग एज इट टीचेज देम हाउ टू डील विथ प्रॉब्लम्स एंड प्रोवाइड कॉमेडिक रिलीफ। आप जाकर के ना बिल्कुल गटर में घुस सकते हैं और लिख सकते हैं कि आपने क्या सीखा। वो तो कहीं भी लिखा जा सकता है। आप बिल्कुल गटर में कूद जाइए और फिर बाहर निकलिए और कहिए दिस वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस ऑफ लर्निंग। मैंने सीखा कि गू जब हलक तक उतर जाए तो उसके साथ जीना कैसे है। ये सब बकवास कहीं भी लिखी जा सकती है कि वहां पे एजुकेशनल वैल्यू है। एजुकेशनल वैल्यू तो फिर जीवन के हर क्षण में है। कोई कूद जाए 10वीं मंजिल से और नीचे गिर रहा हो, वो कह सकता है दिस वॉज फॉर माई एजुकेशन, मैंने सीखा कि क्या नहीं करना चाहिए। ये सब कुछ नहीं है। अपने टीवी वगैरह के ऊपर ना, जहां आप ये सब कंज्यूम करते हो, उसके ऊपर कुछ ऐसा लगा लो जो ये याद दिलाता रहे कि यहां पर ही आकर के नहीं बोला करो सत्र देखने आए हैं, कैसे कर रहे थे, बड़ी आतुरता है सवाल पूछने की। कुछ रिमाइंडर उन जगहों पे लगा लो जिन जगहों पर सबसे ज्यादा फिसलते हो।
सबसे ज्यादा टीवी के ऊपर, बेडरूम में, किचन में, मैंने हर जगह ही। कहां नहीं फिसलते, हर जगह। गाड़ी लेकर के पता है कि जाते हो उल्टी पुल्टी जगहों पर, बाहर कीचेन रखी है और लिख लो उसको, हो जाएगा काम। टीवी के ऊपर कोई कैलेंडर रख लो, ये खौफनाक शक्ल कहीं पर चिपका लो। तो मैंने तो कहा था यूज मी, और उसमें भी ऐसी वाली नहीं जिसमें मैं ऐसे मुस्कुरा रहा हूं, क्या स्निग्ध मुस्कान है, ऐसी वाली नहीं, ऐसी वाली। ये बाहर सब अपना वो झोले और कई तरीके की सामग्री है आप लोगों के लिए, वो रख के हटते। मैं कहता हूं इस पे ये फोटो ऐसी वाली मत लगाया करो, ये काम की नहीं है। तुम बहुत खूबसूरत सी मेरी लगा देते हो, मेरी लगाया करो रौद्र रूप यमाचार्य ऐसे एकदम, मतलब वही काम की होगी। टीवी खोला है बिग बॉस देखने को, ऊपर से मैं ऐसे देख रहा हूं, हाँ भाई। ठीक रहेगा ना? बिस्तर में सिराहने रखा करो। भारत की आबादी रोकने में मेरा सारा जुनून उतर जाएगा एक बार ऐसे। हाँ क्या? मैं और बेहतर जवाब दे पाता अगर मुझे और पता होता इसके बारे में कि यहाँ क्या क्या होता है। तो अभी जो स्केची मेरे पास सूचना है उसी के आधार पे मैंने उत्तर दिया है। इसमें कोई और अगर मसालेदार बात हो तो आप मुझे बता दीजिए तो मैं बोल पाऊंगा। सर वो उसमें सेलिब्रिटी बनने के लिए अभी खुद से बहुत बहुत पैसा, जिन जो बड़े पैसे वाले लोग एक हैं अच्छे से आप बात उनके लोग समझिएगा। जाते हैं। एक तो आप लोग भोले बहुत हो। आपको क्या लग रहा है सिर्फ बिग बॉस में पैसे देके जाया जाता है? आपको ऐसा लग रहा है क्या कि सिर्फ बिग बॉस में आते हैं पैसा देके? जो कुछ भी ऐसा हो रहा है जिसमें आप पब्लिक दृष्टि में आओगे वो काम बिना पैसे के हो नहीं सकता, क्योंकि अहंकार चूंकि अपने भीतर से खोखला होता है इसीलिए दूसरों की दृष्टि में वैलिडेशन चाहता है, उसे फेम चाहिए। आपने गौर करा होगा कि शुरुआती दिनों में मैंने जिन लोगों से बात करी विशेषकर यूट्यूब में, वो बहुत बड़े चैनल्स थे, कई कई मिलियन वाले, और ये आज से 2 साल पहले से हो रहा था। उसकी तुलना में अभी पिछले कुछ महीनों से मैं जिनसे बात कर रहा हूं बहुत छोटे छोटे चैनल्स हैं। कई वजहें हैं, जिसमें से एक वजह यह भी है कि ज्यादातर जिनको आप बड़े पॉडकास्टर्स वगैरह बोलते हो वो सिर्फ पैसा लेकर के काम करते हैं। आज कुछ अपवाद होंगे, जो अपवाद हैं मैं उनकी इज्जत करता हूं, उनकी बात नहीं कर रहा, पर ज्यादातर जो बड़े, आपको क्या लग रहा है कि वहां पे वो जो पॉडकास्ट हो रहा है वो उसको इस नाते बुलाया गया है कि वो बहुत अच्छा आदमी है? वो पैसे दे के आया है भाई, बहुत मोटे पैसे लगते हैं, एक एक पॉडकास्ट के 20-20 25-25 लाख रुपए लिए जाते हैं। इसीलिए आज हर आदमी पॉडकास्टर बनना चाहता है। जैसे ही आपका वो पॉडकास्ट बड़ा हो जाता है आप किसी को बुलाने के बहुत पैसे मांगते हो, बहुत इतने पैसे दो आके यहां बैठो। ये बात आप समझते नहीं, आपको लगता है कि ये तो अपनी मेरिट के दम पे वहां पे आया है। मेरिट के दम पे क्या हो रहा है? सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड होता है, प्री प्लान्ड होता है, ये सारा खेल चल रहा है बाजार का ग्राहकों को बेवकूफ बनाने के लिए। ग्राहक आप हैं। ठीक वैसे जैसे मैं उस दिन कह रहा था कि बाबा जी के यहां आप देख लेते हो कि कोई आ गया है, वो आ थोड़ी गया है, उसको भेजा गया है या तो लालच देके या डर दिखा करके। जिस भी चीज से जिसको फायदा हो रहा है उससे उसकी कीमत वसूली जा रही है, बात खत्म। अगर किसी चीज से किसी को फायदा हो सकता है तो उससे उस बात के पैसे लिए जाएंगे। बिग बॉस में आने से अगर किसी को फेम मिल सकती है तो उससे पैसे लिए जाएंगे, इसमें सोचने की क्या बात है? ये तो हो ही रहा है, होगा।
इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे पास भी आते हैं, हम आपसे बात करना चाहते हैं, आगे बात होगी है पैसे, भग। और छोटा मोटा पैसा नहीं, ये नहीं है कि 1-2 लाख में बात बन जाती है, 20 लाख 30 लाख। इसीलिए जिनके पुराने चैनल वगैरह भी चल रहे थे उसमें बहुत लोग पॉडकास्टर बनना चाहते हैं, क्योंकि उसी में पैसा है। तो बिग बॉस में क्यों नहीं पैसा होगा भाई? और किसी चीज में क्यों नहीं पैसा होगा भाई? ये तो एंटरटेनमेंट के लिए होता ही है बिग बॉस, जिसको आप न्यूज बोलते हो टीवी पर। अगर आपको न्यूज में भी जाना है, न्यूज में भी तो इंटरव्यू हो जाता है ना, डिबेट्स वगैरह होती हैं, उसमें भी किसी ना किसी तरीके का स्वार्थ जुड़ा रहता है। या तो पॉलिटिकल एंगल होगा, पॉलिटिकल प्रेशर होगा, नहीं तो पैसा होगा। आपको क्यों लग रहा है कि हाँ कुछ भी इसलिए आप, अरे देखो ये इतना बड़ा आदमी, इसके अरे बड़ा बड़ा कुछ नहीं है, पैसा खर्च करा है, सब माया उसी की है। आ रही है बात समझ में? और कुछ इसी से संबंधित? जी, नमस्ते सर। बिग बॉस मैंने तो नहीं देखा है, लेकिन इसके प्रभाव के बारे में एक लोग को मैंने, क्योंकि 2-3 साल से उनसे बात होती थी, तो बहुत सिंपल लाइफ और सब कुछ, लेकिन क्योंकि उनकी कास्ट के एक लोग बिग बॉस में गए और फिर वहाँ से उन्होंने देखना शुरू किया। तो देखना शुरू किया और जब भी बात हो कि हाँ क्या देख रहे हैं, बिग बॉस देख रहे हैं, ठीक है। वो बात यहाँ तक आ गई धीरे-धीरे कि वो शायद उसमें ऐसा कुछ है कि लग्ज़री लाइफ़ और ये सारी चीज़ें। तो अभी क्या हो रहा है कि वो पर्सन धीरे-धीरे ट्विटर तक गए और वहाँ पर भी होता है कि आप जितना ज़्यादा पोस्ट करेंगे, अर्निंग होगी, ये सारी चीज़ें। तो वो बढ़ते-बढ़ते अब अर्निंग करनी है तो हर तरह की पोस्ट करनी है। तो बहुत ज़्यादा अश्लील पोस्ट और इस तरह की पोस्ट वहाँ पर वो करने लगे। तो मैंने समझाने की कोशिश की, बट नहीं, और ये रिलेट भी किया कि ये चीज़ अचानक से कहाँ से होने लगी। सब कुछ समझाने का प्रयास किया, लेकिन वो चीज़ मतलब समझ में नहीं आनी है कि तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करता हूँ, इस तरह की। तो जितना मैं समझ पा रही हूँ कि ये सिर्फ बिग बॉस एक मतलब एक सीरियल नहीं है, ये पूरी हमारी मानसिकता को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहा है और वो आगे जाके ऐसे ही कचरे में फिर हम गिरते हैं। यही चीज़ कहनी थी। हम जिस दिशा फिसलना चाहते हैं, पहले से ही फिसलना चाहते हैं, हम खुद चाह रहे हैं फिसल जाएं, उस दिशा हमें और फिसलाने के लिए कई साधन अपने आप आ जाते हैं। क्योंकि हमें तो फिसलना ही है ना, तो फिर हम फिसलने के पैसे भी दे देंगे। जो फिसलने में हमारी सहायता करेगा, हम उसका एहसान भी मानेंगे। नमस्ते सर। सर, ऐसा क्यों होता है कि लोग बिग बॉस जैसे शो में राखी सावंत, सिद्धार्थ शुक्ला और हिना खान जैसे कंट्रोवर्शियल कंटेस्टेंट को देखकर क्या हुआ? एंटरटेन होते? कंट्रोवर्शियल हाँ, कंट्रोवर्शियल कंटेस्टेंट को देखकर इतना एंटरटेन क्यों होते हैं? यहाँ एल्विस जैसे लोग भी बिग बॉस जीत जाते हैं। इतने बेहुदा गालियां देने वाले, लड़ने झगड़ने और लड़कियां लड़कों से खेलने वाले लोगों को जनता इतना क्यों मूल पसंद सूत्र करती है? समझ लो, छाती पीटने से कुछ नहीं होगा। मूल बात यह है कि जब आप भीतर से बिल्कुल बेजार होते हो, खोखले होते हो, बेचैन होते हो, तो आपके लिए भोजन की खुराक से ज्यादा जरूरी हो जाती है मनोरंजन की खुराक। हर चीज आपके लिए मनोरंजन बन जाती है, हर चीज। वो आपकी मजबूरी है हर चीज को मनोरंजन बनाना, क्योंकि आप भीतर से बेइंतहा परेशान हो। मैं अभी मुंबई में था, तो वहां पर नाटक देखने गया, प्लेस होते हैं वहां बहुत, पृथ्वी थिएटर वगैरह में, अन्य जगहों पर। बहुत गंभीर किस्म की थीम थी। और ऑडियंस ऐसे रिएक्ट कर रही थी जैसे स्टैंड अप कॉमेडी चल रही हो। मिनटों की बात, बहुत संजीदा, और लोग उस पर तालियां पीट रहे हैं, जबकि जो बात कही गई है उसमें ताली पीटने ऐसा कुछ नहीं है। और कुछ हद तक जो अभिनेता थे वो भी अपने संवादों को ऐसे ही डिलीवर कर रहे थे, कुछ हद तक। मैं ज्यादा गलती इसमें अभिनेताओं की नहीं देख रहा था, पर कुछ हद तक वो भी ऐसे ही डिलीवर कर रहे थे कि लोगों को हंसी आई जाए। जबकि वहां जो बात कही जा रही थी,
जो विषय वस्तु थी वो मर्म भेदी थी, बिल्कुल दिल पे चोट दे ऐसी। पर आज ऑडियंस के लिए हर चीज बस हंसने का एक बहाना है, क्योंकि हमारा दिल हर समय रो रहा है, भीतर हमारे आंसू ही आंसू हैं, इसीलिए बाहर कुछ भी आए हमारे लिए वो मनोरंजन है, होना पड़ेगा, मजबूरी है, विवशता है। तो किसी की हत्या हो जाए, चाहे किसी हत्यारे की कहानी हो, चाहे बाहर कुछ भी हो रहा हो, हमारे लिए वो बस एक लाफ्टर फेस्ट है। हंसो, हा हा हा, हंसो हंसो। अपने दिनों में मैंने नाटक खूब खेले हैं, उसमें मैं कई दृश्यों में ऐसा करवाता था जहां मुझे हंसी से शुरुआत करके चीज को एक एब्सर्ड भयावहता तक ले जाना होता था। वहां मैं शुरुआत ऐसे कराता था कि यहां मंच पे 4-5 खड़े हो गए हैं किरदार, और वो एक बिना मतलब की बिल्कुल फिजूल बात पर हंसना शुरू करते हैं और फिर वो जो उनका हंसना है वो अट्टहास बनता जाता है, और अट्टहास से आगे जाकर के वो आर्तनाद बन जाता है। इसमें मेरा उद्देश्य रहता था ऑडियंस पर एक विशेष प्रकार का प्रभाव डालना, और डायरेक्टर होने के नाते मैं पीछे से यही देख रहा होता था कि ऑडियंस पर वो हुआ कि नहीं हुआ। जब मैं उनको हंसाना शुरू करता था तो हंसना शुरू कर देते थे साथ में। उनको लगता था बात कुछ हंसने की है, जबकि हंसने की कोई बात नहीं है। पहले ही स्पष्ट होता था कि ये जो हंसी है ये बिल्कुल फिजूल है, पर वो हंस रहे हैं तो ऑडियंस भी हंसने लगती थी, क्योंकि हंसना है। हंसी बढ़ती जाती थी तो ऑडियंस की हंसी बढ़ती जाती थी, और अंततः मैं हंसी इतनी बढ़वा देता था कि ऑडियंस सदमा खाकर चुप हो जाती थी, और यहां पर जबरदस्त अट्टहास चल रहा है और ऑडियंस बिल्कुल ऐसे ऐसे चुप हो गई। सबको समझ में आ गया है कि कुछ बहुत भयानक हो रहा है, ये हंसी साधारण नहीं है। मेरा कई बार मन करता है कि मैं किसी तरीके से गीता की शिक्षा आपको नाटकों के माध्यम से दे सकूं, पर जो अभी हो रहा है वही नहीं संभल रहा, नहीं तो मैं ये आपको अभिनीत करके दिखाता। हंसो हंसो हंसो, हंस रहे सब, हंस रहे हंस रहे हंस रहे। फिर जो हंसी है एक क्रिसेंडो की तरह एक पीक पर पहुंचती है, और फिर लोगों को समझ में आना शुरू होता है ये हंसी नहीं है, ये कुछ और है, ये कुछ और है, ये कुछ और है, कुछ बहुत भयानक घटित हो रहा है। और जो भयानक घटित हो रहा है वो हमारी जिंदगी है, हमारी जिंदगी नहीं, एक भयानक मंजर है। हंसना हमारे आनंद का प्रतीक नहीं है, हंसना हमारे रोग का लक्षण है। इसलिए हमारी हंसी बहुत दूषित है और बहुत हिंसक है। हम हंस इसलिए रहे हैं क्योंकि भीतर से हम बहुत बहुत ज्यादा दुखी हैं, दुखी भी हैं और दुखी रहने का फैसला भी करे हुए हैं, ठान भी रखा है। शोक भी दोष होता है, कोई हर समय दुखी घूम रहा है ऐसे मुंह लटकाए तो ये व्यक्ति भी है तो विकारग्रस्त ही। लेकिन इससे ज्यादा खतरनाक आदमी वो है जिसको आप हर समय व्यर्थ हंसता देखें। बहुत सावधान रहिएगा ऐसे लोगों से। लोक संस्कृति इस चीज का सम्मान करती है कि देखो ये तो हर समय हंसता रहता है, नहीं, ये आदमी खतरनाक है। ये खतरनाक है, ये हंसी नहीं है, ये हिंसा है। जी नमस्ते सभी को। मेरा नाम रेखा है और मैं आचार्य जी को 2-2.5 साल से यूट्यूब से सुन रही हूँ और 1-1.5 साल से गीता सत्रों से जुड़ी हुई हूँ, और जीवन में बहुत बदलाव भी आए हैं। जैसे अंधविश्वास मान्यताएं हैं उनका बहुत ज्यादा प्रभाव था, अभी पूरा तो खत्म नहीं हुआ पर फिर भी बहुत ज्यादा कम हुआ है। जैसे अंधविश्वास तो बिल्कुल ही चला गया। अब शिव जी को, कृष्ण जी को उनको समझने लगे। पहले सिर्फ एक मान्यता थी कि उन्हें पूजा जाता था या फिर इस तरह से मूर्ति पूजा, अब उनका अर्थ है और प्रकृति और अपना संबंध थोड़ा आचार्य जी से जुड़ने के बाद पता चला है। और इन्हीं सब चीजों को देखते हुए आचार्य जी ने समझाया कि संत सरिता में
कि हम दो केंद्रों से होते हैं, जैसे पैदा तो हम शरीर लेकर ही होते हैं, समाज और सहयोग से वो सब चीजें मान्यताएं हमारे साथ जुड़ जाती हैं, पर हमें उनसे उस दूसरे केंद्र की तरफ जाना है जो कि राम का है। या तो हम आम के अंदर हो जाएं या फिर राम के हो जाएं। हम दोनों नाव में एक साथ सवार नहीं हो सकते हैं। तो एक का ही चुनाव करना पड़ेगा, और ना भी चुनेंगे तो मारे तो फिर भी जाएंगे। तो इसलिए राम की नाव में ही सवार हो जाएं।